हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत है। कल का वीडियो डाला गया जिसका रिस्पांस आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है और थोड़ा सा हम लोग जो कल तक पढ़े थे थोड़ा पीछे चल के देख लें, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा था और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 संकल्पनाओं के बारे में हम लोग पढ़े थे। पहली संकल्पना को हम लोगों ने देखा था महाविस्फोट की संकल्पना, जो सबसे ज्यादा मान्य संकल्पना है और इस संकल्पना के प्रतिपादक एलन सैंडिस महोदय थे। दूसरी संकल्पना हम लोगों ने पढ़ा था साम्यावस्था की संकल्पना और इस संकल्पना के प्रतिपादक थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी थे। तीसरी संकल्पना दोलन संकल्पना थी जिसके प्रतिपादक एलन सैंडिस महोदय थे। आज हम लोग तारों के जन्म, तारों की मृत्यु और मृत्यु के पश्चात किस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा उसके विषय में पढ़ेंगे। तो तारों का जो जन्म है वो नेबुला में होता है, निहारिका जिसको हम लोग जानते हैं। तारों का जन्म कहां पर होता है? निहारिका या नेबुला आप कहते हैं। नेबुला या निहारिका। तारों का जन्म कहां पर होता है? नेबुला में होता है। लेकिन नेबुला होती क्या है? देखिए, ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे पदार्थ बिखरे पड़े हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि उनमें प्रकाश नहीं होता है। उसे काला पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उसे किसके नाम से पुकारा जाता है? ब्लैक मटेरियल, काला पदार्थ। उसे किस नाम से पुकारा जाता है? ब्लैक मटेरियल। और यह काला पदार्थ गैसों में विशेषता हाइड्रोजन गैस, ब्रह्मांडीय धूल तथा चट्टानों के टुकड़े से निर्मित होता है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो दिखाई नहीं देता है, जिसे वैज्ञानिक काले पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। और यह काला पदार्थ गैसों में विशेषता हाइड्रोजन गैस से, ब्रह्मांडीय धूल और चट्टानों से मिलकर बना होता है। और ब्रह्मांड में जब ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, आकाशीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी आकर्षण शक्ति के कारण काला पदार्थ ब्रह्मांड के किसी क्षेत्र विशेष में एकत्रित होने लगता है। और जब बहुत बड़ी मात्रा में काला पदार्थ एकत्रित हो जाता है तो उसी को नेबुला के नाम से जाना जाता है। जब काला पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो उसे नेबुला के नाम से जाना जाता है। नेबुला का व्यास 1 प्रकाश वर्ष से 10 प्रकाश वर्ष के बीच पाया जाता है। अब कल्पना करिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जब प्रकाश की एक किरण निर्वात में साल भर चलकर जो दूरी तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 घाते 12 किलोमीटर पाया जाता है। इस तरह से हम देखें कि वो नेबुला का आकार बहुत ही बड़ा होता है। और अगर नेबुला के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो क्रैब और ओरियन नेबुला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। क्रैब और ओरियन नेबुला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि नेबुला में तारों का जन्म होता है। जहां पर किसी का जन्म होता है उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? सामान्यतः गांव की भाषा में सौरी कहा जाता है या प्रसूत गृह के नाम से जाना जाता है। इसलिए नेबुला को तारों का प्रसूत गृह के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों ने देखा कि नेबुला जो है, नेबुला गैसों, ब्रह्मांडीय धूल, चट्टानों से मिलकर बना है और यह अल्टीमेटली ऐसे ही एकत्रित होता चला गया, किसी व्यवस्था में एकत्रित नहीं हुआ है। ऐसे में कहीं पर पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा तो कहीं पर पदार्थ
कम मात्रा में होगा। तो हाइड्रोजन गैस भी कहीं पर ज्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। ऐसे में जहां पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है वह आसपास की हाइड्रोजन को आकर्षित करता चला जाता है, और हाइड्रोजन गैस के समूह का द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है, और द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है तो इस समूह का गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता चला जाता है, और हाइड्रोजन गैस के समूह में गुरुत्वाकर्षण बढ़ता चला जाता है तो उसके केंद्र में दबाव बढ़ता चला जाता है। और दबाव की स्थिति एक ऐसी आती है जब इस हाइड्रोजन गैस के समूह में संलयन आरंभ हो जाता है। और हम लोग वर्तमान में जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस के समूह का क्रांतिक घनत्व 1000 हाइड्रोजन एटम पर घन सेंटीमीटर हो जाए, 1000 हाइड्रोजन एटम पर घन सेंटीमीटर में हो जाए तो हाइड्रोजन गैस के समूह में संलयन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन गैस के समूह में दबाव बढ़ता चला जाता है और यह स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उसमें संलयन प्रारंभ हो जाता है, और वैज्ञानिक भाषा में इसी को कहा जाता है तारा प्रज्वलित हो गया, तारे का जन्म हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि तारों में ऊर्जा कहां से आती है? संलयन के द्वारा आती है। तारों में ऊर्जा कहां से आती है? संलयन के द्वारा आती है। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने देखा कि नेबुला जो है गैसों, ब्रह्मांडी धूल और चट्टानों का बहुत बड़ा समूह होता है, और जब हाइड्रोजन गैस के समूह में संलयन प्रारंभ हो जाता है तो उसी को तारों का प्रज्वलित होना कहते हैं। और तारों का जन्म नेबुला में होता है, इसलिए नेबुला को तारों का प्रसूत गृह कहा जाता है। अब कोई भी तारा जन्म अगर ले लेता है तो उसकी मृत्यु भी संभव है। ऐसे में अब हम लोग देखेंगे आगे कि किसी भी तारे का जीवन कब तक सुचारू रूप से चलेगा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कोई भी तारा दो बलों के सामंजस्य पर निर्भर करता है। एक बल होता है तारों में गुरुत्वाकर्षण बल। तारों में जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, गुरुत्वाकर्षण, तारों में एक बल कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण का बल, और गुरुत्वाकर्षण का बल सारे पदार्थ को केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास करता है। और दूसरा बल संलयन जनित बल है, संलयन जनित बल। यानी अब हमारे पास दो बल हो गए, एक गुरुत्वाकर्षण का बल है, दूसरा संलयन जनित बल है। संलयन जनित बल संलयन के कारण उत्पन्न होता है। जहां गुरुत्वाकर्षण का बल सारे पदार्थ को केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास करता है, वहीं संलयन जनित बल पदार्थ को बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करता है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब तक ये दोनों बल तीव्रता में समान रहते हैं तारों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी बल को अधिक कर दिया जाए तो क्या घटना घटित होगी? हम मान लेते हैं संलयन जनित बल को अधिक कर दिया गया, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर पड़ गया, तो ऐसे में गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर पड़ जाने के कारण संलयन जनित बल जो कार्य करना चाह रहा था वह कार्य कर देगा। और यह कौन सा कार्य कर रहा था? कि इसका प्रयास था कि सारे पदार्थ को बाहर की तरफ फेंक दे। ऐसे में संलयन जनित बल के कारण तारा धमाके के साथ फट जाएगा, और ऐसे फटते हुए तारे को नोवा के नाम से जाना जाता है। ऐसे फटते हुए तारे को नोवा के नाम से जाना जाता है। यानी नोवा एक प्रकार का क्या है? फटता हुआ तारा है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे चंद्रशेखर सीमा, जिसे 1.44 सोलर मास में मापा जाता है, सोलर मास। इसी को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। अगर तारा चंद्रशेखर सीमा यानी 1.44 सोलर मास से कम द्रव्यमान का है
तो ऐसे फटते हुए तारे को नोवा कहा जाता है। और अगर फटते हुए तारे का द्रव्यमान 1.44 सोलर मास से अधिक है तो ऐसे फटते हुए तारे को सुपरनोवा कहा जाता है। ऐसे फटते हुए तारे को सुपरनोवा कहा जाता है। चीनी इतिहासकारों ने वर्णित किया है कि 11वीं शताब्दी में एक ऐसे ही सुपरनोवा फटा था जिसके कारण कई दिनों तक धरती पर अंधेरा नहीं हुआ, रात नहीं हुई। यानी नोवा और सुपरनोवा क्या है? फटता हुआ तारा है। चंद्रशेखर सीमा से कम द्रव्यमान का तारा है तो वह फटेगा तो उसे नोवा कहेंगे, और काफी बड़ा तारा है तो उसको सुपरनोवा के नाम से पुकारा जाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि संलयन जनित बल अधिक हो गया, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण का बल प्रचंड हो जाए या कोई भी तारा कब मृत हो जाएगा, तारे का अस्तित्व किस कारण आया? संलयन के कारण आया। ऐसे में अगर तारे में संलयन समाप्त हो जाए तो संलयन जनित बल भी समाप्त हो जाएगा। अगर तारे में संलयन समाप्त हो गया और संलयन जनित बल भी समाप्त हो जाएगा, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण का साम्राज्य हो जाएगा, और यह गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा? सारे पदार्थ को तारे के केंद्र में बहुत ही ज्यादा संकुचित कर देगा, और यह संकुचन कितना होगा वह तारों के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ही ज्यादा संकुचन होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल तारों के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर करेगा? तारों के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और इस चीज को सिद्ध करने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय ने सूर्य के द्रव्यमान को एक इकाई मान लिया। जो हमारा सूर्य है उसके द्रव्यमान को एक इकाई मान लिया, और उसके आधार पर ब्रह्मांड के तारों को 3 समूहों में विभाजित किया है। कितने समूहों में विभाजित किया? 3 समूहों में विभाजित किया है। सूक्ष्म आकार के तारे, मध्यम आकार के तारे, बृहद आकार के तारे। और चंद्रशेखर के इस कार्य के लिए उन्हें 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हम लोगों ने देखा कि संलयन जनित बल समाप्त हो गया। अब हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, उसके कारण वहां पर संलयन हो रहा है, और संलयन के कारण तारों में ऊर्जा आ रही है। और जैसे ही हाइड्रोजन का संलयन समाप्त होता है उसके पश्चात हीलियम का, फिर कार्बन का, क्रमशः भारी तत्वों का संलयन प्रारंभ होता है, तो तारे का आकार बड़ा होने लगता है और उसका रंग लाल हो जाता है। तारों की ऐसी अवस्था को लाल दैत्य की अवस्था के नाम से जाना जाता है, रेड जाइंट के नाम से जाना जाता है। यानी लाल दैत्य की अवस्था किससे संबंधित है? मृत होते हुए तारे की एक अवस्था होती है जिसमें उसका आकार बड़ा हो जाता है और उसका रंग लाल हो जाता है। अब चंद्रशेखर महोदय ने सूर्य के द्रव्यमान को एक इकाई मानकर ब्रह्मांड के तारों को 3 समूहों में विभाजित किया है। सूक्ष्म आकार के तारे, मध्यम आकार के तारे, बृहद आकार के तारे। जिन तारों का द्रव्यमान 1.44 सोलर मास, 1.44 सोलर मास से कम है उन्हें सूक्ष्म आकार के तारे, और जिनका द्रव्यमान 1.44 सोलर मास से अधिकतम 3 सोलर मास तक है उन्हें मध्यम आकार के तारों की श्रेणी में रखा, और जिनका द्रव्यमान 3 सोलर मास से अधिक है उन्हें बृहद आकार के तारों की संज्ञा दी गई। सूक्ष्म आकार के तारे, मध्यम आकार के तारे और बृहद आकार के तारे। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। ऐसे में सूक्ष्म आकार के तारे में जब हाइड्रोजन का संलयन समाप्त होगा और भारी तत्वों का संलयन प्रारंभ होगा
तो लाल दैत्य की अवस्था प्राप्त करेगी, और सूक्ष्म आकार के तारों में लाल दैत्य की अवस्था 1 बिलियन वर्ष तक रहती है। 1 बिलियन वर्ष तक रहती है। मध्यम आकार के तारों में लाल दैत्य की अवस्था कुछ मिनटों तक रहती है, कुछ मिनटों तक रहती है। और बृहद आकार के तारों में लाल दैत्य की अवस्था कुछ पलों तक रहती है। हम लोगों को इसी को याद करना है, सूक्ष्म आकार के तारे, मध्यम आकार के तारे और बृहद आकार के तारे। तो सूक्ष्म आकार के तारे में लाल दैत्य की अवस्था कब तक रहेगी? 1 बिलियन वर्ष तक। मध्यम आकार के तारों में कुछ मिनटों तक, और बृहद आकार के तारों में कुछ पलों तक होती है। जब सूक्ष्म आकार के तारे मृत हो जाएंगे, यानी उसमें संलयन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण उसको बहुत ही ज्यादा संकुचित कर देगा, तो किस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा? सूक्ष्म आकार के तारों के मृत होने से जिस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा उसे जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा या श्वेत बामन के नाम से जाना जाता है। श्वेत बामन के नाम से जाना जाता है। और जब मध्यम आकार के तारे मृत हो जाएंगे तो उनसे जिस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा उसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के नाम से जाना जाता है। और बृहद आकार के तारे जब मृत हो जाएंगे तो उनसे ब्लैक होल बनेगा, कृष्ण विवर, कृष्ण विवर बनेगा, ब्लैक। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जब सूक्ष्म आकार के तारे मृत हो जाएंगे तो जिस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा उसे जीवाश्म तारा या श्वेत बामन के नाम से जाना जाएगा। और मध्यम आकार के तारों से जिस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा उसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के नाम से जाना जाता है। और बृहद आकार के तारे जब मृत हो जाते हैं तो उससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। श्वेत बामन या जीवाश्म तारा की खोजकर्ता हैं आर.एच. फाउलर, आर.एच. फाउलर। जीवाश्म तारा या श्वेत बामन की खोज किसने किया था? आर.एच. फाउलर महोदय ने किया था। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर की खोज मिस जोकलिन बेल ने किया था, मिस जोकलिन बेल ने किया था। और ब्लैक होल की खोज एस चंद्रशेखर ने किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय ने किया था। और जब सूक्ष्म आकार के तारे होंगे तो उनको जो घनत्व होगा कितना होगा? सूक्ष्म आकार के तारों का घनत्व 10⁸ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। और मध्यम आकार के तारों का घनत्व 10⁻14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और ब्लैक होल का घनत्व 10⁻16 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हम लोगों को यहां पर परीक्षा के रूप से पूछा क्या जाएगा कि अगर सूक्ष्म आकार के तारे मृत होते हैं तो उससे किस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा? जीवाश्म तारे का। और जीवाश्म तारे की खोज आर.एच. फाउलर महोदय ने किया था और इसका घनत्व 10⁸ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। मध्यम आकार के तारे जब मृत होंगे तो उनसे जिस आकाशीय पिंड का निर्माण होगा उसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के नाम से जाना जाएगा। और इसकी खोज मिस जोकलिन बेल ने किया था और इसका घनत्व 10⁻14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। और बृहद आकार के जब तारे मृत हो जाएंगे तो उससे कृष्णविवर या ब्लैक होल बनेगा, जिसकी खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय ने किया था।
और इसका घनत्व 10⁻16 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारा सूर्य जिस समय लाल दैत्य की अवस्था में आएगा तो उसका भी आकार बड़ा हो जाएगा, उसका भी रंग लाल हो जाएगा, उस अवस्था को लाल दैत्य की अवस्था के नाम से जाना जाएगा। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब हमारा सूर्य लाल दैत्य की अवस्था में आएगा, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर मंगल ग्रह चक्कर लगा रहा है, हमारे सूर्य का आकार उसके बराबर हो जाएगा और हमारी पृथ्वी भी उसकी चपेट में आ जाएगी। यानी हमारा सूर्य जब लाल दैत्य की अवस्था को प्राप्त करेगा तो उसका आकार मंगल ग्रह के परिपथ के बराबर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था नोवा और सुपरनोवा। अगर संलयन जनित बल उसमें अधिक हो जाए और धमाके के साथ हमारा सूर्य फटे तो उसे नोवा कहा जाएगा या सुपरनोवा। और कहा गया कि चंद्रशेखर सीमा 1.44 सोलर मास है, तो हमारा सूर्य किस श्रेणी में आएगा? 1.44 सोलर मास से कम द्रव्यमान वाली श्रेणी में आएगा और ऐसे फटते हुए तारे को नोवा के नाम से जाना जाएगा। और ब्लैक होल जो होता है उसमें जो प्रकाश निकलता है वो एक्स किरणों के रूप में निकलता है। एक्स किरणों के रूप में ब्लैक होल से एनर्जी निकलती है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नोवा, सुपरनोवा, लाल दैत्य की अवस्था, सूक्ष्म आकार के तारे, मध्यम और बृहद आकार के तारे, जीवाश्म तारा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये ब्लैक होल या चंद्रशेखर। ब्लैक होल की खोज किसने किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय ने किया था। तो हम लोग अगले टर्न पर देखेंगे उल्का, धूमकेतु, आकाशगंगा। थैंक यू।